किस्त नंबर 8 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसे खूबसूरत कहा था तो उसका रवैया बदल गया था और मुझे यकीन हो गया कि औरत वाकई तारीफ की भूखी है। लेकिन मैं भी चाहता था कि वो अगली बात अब खुद करे, और मैं जानता भी था वो ज्यादा देर चुप नहीं रहेगी और कुछ बोलेगी, और जब बोलेगी तो मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। मैं भी उस लिए चुपचाप गाड़ी चला जा रहा था। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ, और 2 मिनट से भी पहले वो बोल पड़ी। बात सुने। मैंने गाड़ी चलाते उसकी तरफ देखा तो वो खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने पूछा, हाँ फरही, क्या बात है? वो इसी तरह खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, आपने भाभी को मुन्ना दिखाई में गोल्ड चेन दी थी ना? हाँ तो? मैंने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा तो वो मुसलसल बाहर देखते हुए बोली, उधर मुन्ना दिखाई में गोल्ड चेन और मुझे इतना कुछ करके सिर्फ शॉपिंग? फिर वो सहेल वड़ाइज के अंदाज में बोली, क्या ये खुला तजाद नहीं? मैं बेसाख्ता हंस पड़ा और उसे कहा, वहां मैं रोज बहुत कुछ करता हूं। नाम मुन्ना दिखाई का होता है, वरना होता और भी बहुत कुछ है। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर बाहर देखते हुए बोली, तो इस पे आपका हक भी है, मुझ पे ये हक तो नहीं था ना। मेरा ये हक तो किसी और का था जो आपने चरा लिया। मैंने अपना बायां हाथ उसकी तरफ किया और साइड पे हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, मैंने कुछ नहीं चराया, ये देखो सारा कुछ यहीं है। वो बाहर देख रही थी। मेरे उस तरह छूने पे बेसाख्ता उछल पड़ी और बोली, बदतमीज, कुछ शर्म करें, ये सड़क है। और साइड से ढकने की कोशिश करने लगी और मुझे उसको देखकर हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर वो भी शर्मंदा शर्मंदा हंसने लग गई। मैंने उसकी मुना दिखाई वाली बात सुनी तो मेरे जहन में एक अनोखा ख्याल आया। मैंने गाड़ी चलाते चलाते इधर उधर देखना शुरू कर दिया और एक बीनिक के सामने मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। इसने मेरी तरफ देखा मगर कुछ न बोली। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और एटीएम मशीन के पास पहुंचा और 50,000 रुपए निकलवाए। पैसे लेकर मैं गाड़ी में पलटा और बैठते हुए 50,000 रुपए उसकी गोद में डाल दिए। इतने पैसे अपनी गोद में देखकर वो हैरान होते हुए बोली, ये सब क्या है? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने हंसते हुए कहा, ये मुन्ना दिखाई समझो या दिखाई, मगर अब ये तुम्हारे हैं। वो एक नजर पैसों पे डालकर बोली, बदतमीज इंसान, उम्मी मुझे जान से मार देंगी, और कुछ सोच कर भी बोला करो। मैंने कहा, अभी तो तुम कह रही थी कि मुझे कुछ दया नहीं है, अब दिया है तो भी बहस कर रही हो। चलो इससे गोल्ड की कोई चीज ले लेते हैं। नाजरीन, उस वक्त सोना कोई 70,000 तौला था और अम्मी को मैं संभाल लूंगा। इसके चेहरे पे बेयकीनी के तासरात थे। उसने मुझसे कन्फर्म करते पूछा, ओए डरटू भाई, क्या हो गया है? कोई निशा तो नहीं क्या हुआ? मैंने भी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं किचरा रानी, ये सब तुम्हारे लिए ही हैं। अगर तुम वहां चुप रह सकती हो तो ये तो कुछ भी नहीं है। फरवा ने मेरी तरफ शर्माते हुए देखा और बोली, गंदे बदतमीज हो आप। लेकिन अब की बार इसके चेहरे पे शर्म और मुस्कुराहट थी। पैसा वाकई सब कुछ बदल सकता है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पहले हम ज्वेलर के पास जाते हैं और वहां से तुम भी गोल्ड चेन और जो कुछ लेना हो ले लो। उसने मेरी तरफ देखा और शरारती अंदाज में बोली, सोच लो, अब मैं कंडी लगाकर सव्या करूंगी, फिर ऐसा ना हो कल अफसोस करो। मैं हंस पड़ा और कहा, तुम बेशक लाख भी कर लेना, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, और ना मुझे तुम पे खर्च करने से अफसोस होता है। सच कह रहे हो आप? उसने मेरी तरफ बेयकीनी से देखा। मैंने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, जब दिल करे आजमा लेना। अच्छा तो ये बात है तो मकान का ऊपर वाला पोर्शन मेरे नाम कर दोगे? अबू ने मकान मेरे नाम पे बनाया हुआ था और यह बात सबको पता थी। मुझे ये बात सुनकर हंसी आई और मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और गाड़ी चलाते चलाते ही कहा, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन क्यों? मैं सारा घर तुम्हारे नाम कर देता हूं, इसमें क्या है यार? फरवा की आंखें हैरत से फैल गईं, मगर वो कुछ न बोली और चुप हो गई। मैंने भी जब उसे जज्बाती होते देखा तो फिर कहा, फरही, तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हारी कोई बात रद्द नहीं कर सकता। और साथ उसके हाथ को हल्का सा दबा दिया। फरही ने डबडबाई आंखों से मुझे देखा और हंसकर चुप हो गई। इस सारी गुफ्तगू के दौरान हम मार्केट में पहुंच गए
और मैंने एक जगह देखकर गाड़ी पार्क की। उसने भी पैसे उठाकर अपने बटुए में डाल लिए। मैंने गाड़ी रोकी तो वो नीचे उतरने के लिए दूसरी तरफ मड़ी तो मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने कोई रिएक्शन न दिया और गाड़ी से नीचे उतर गई। मैं भी गाड़ी बंद करके बाहर निकल आया। मैं गाड़ी से बाहर निकला तो फरवा, जो मेरा इंतजार कर रही थी, चलती हुई मेरे पास पहुंच आई और वो थोड़ी उलझी हुई लग रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, हाँ गड़िया, क्या मसला है? वो अपने हाथ दूसरे हाथ में मरोड़ते हुए मुझे एक नज़र देखकर फिर आंखें झुकाकर बोली, भैया, ये गिफ्ट ऑन नहीं, मना दिखाई बहुत ज़्यादा है। अम्मी शक करेंगी और मुझे डांटेंगी। आप फिर सोच लो हम उन्हें क्या बताएंगे। मैं एक लम्हे में समझ गया कि उसके अंदर भी इस बात का डर है, तभी हचकचा रही है। मैं हंस के करीब हुआ और कहा, पागल, अम्मी को यह शक कभी नहीं होगा कि कुछ मना दिखाई है। अगर तुम नहीं बताओ तो उन्हें क्या पता? मैं कह दूंगा मैंने खुद दिया है तो वो कुछ नहीं कहेंगी। अब उन्हें यह तो नहीं पता कि मैं तुम्हारी किट्टो जनती ऊंची पहाड़ी देख चुका हूं। आखिरी बात मैंने थोड़ी मजाक के अंदाज में कही, जिससे वो बेसाख्ता सरख हो गई और जेर लब बोली, बहुत बदतमीज और गंदे बच्चे हो आप। मैंने उसे दौकान की तरफ बढ़ने का इशारा किया, लेकिन उसने निचला होंठ ऊपर वाले होंठ में दबाते, चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए सर को दाएं बाएं इनकार में हिला दिया। मैंने चेहरे पे सवालिया अंदाज लाते हुए उससे पूछा, अब क्या है? वो थोड़ा करीब होकर बोली, मैं आपके आगे नहीं चलती, आप पीछे से घूरोगे। मैं थोड़ा शरारती लहजे में बोला, अब सरे बाजार नहीं, घर जाकर आराम से देख लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। उसने भी हंसते हुए कहा, बदतमीज, मैं जूती से मारूंगी। मैंने कहा, जान ले लो, चाहे तुमको किसने रोका है। वो भी हंस पड़ी और बोली, हम राह में क्यों खड़े हैं भला? मैंने कहा, तुम मुझसे छिप रही हो, कई और देख रहे होंगे। ये सारी बातें हम हल्की आवाज में कर रहे थे। वो मेरी बात सुनकर जल्दी से जेवलर की दुकान की तरफ बढ़ गई और पहली बार उस लिबास में मैंने उसे पीछे से देखा। बलाशबा वो बहुत हुसैन लग रही थी। बिल्कुल अलग अलग हिलते पहाड़ नजर आ रहे थे। मैं उसको देखते देखते इसके पीछे दुकान में दाखिल हुआ। हमें देखते ही एक दरमियानी उम्र के बंदे ने कुर्सी से खड़े होते इस्तकबाल किया और हमें सलाम किया। हमने भी जवाबन सलाम किया तो उसने आगे बढ़कर फरवा के सिर पे हाथ फेरा और कहा, सदा सहागन सलामत रखे, बहुत खूबसूरत जोड़ा है। बहुत अच्छा, क्या वालदीन ने जो तुम लोगों की जल्दी शादी करवा दी। और उसने हमें कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। इसकी ये बात सुनते ही फरवा ने जल्दी से मेरी तरफ देखा। इसका चेहरा शर्म से सरख हो गया था। मैंने आंख का एक कोना बल्का सा दबाकर उसे इशारा किया। फिर रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने इन अंकल को कुछ गोल्ड चेन दिखाने का कहा। अंकल ने गोल्ड सेट जिसमें बहुत सी चीन थी हमारे आगे रख दें। मैंने फरवा को इशारा किया तो उसने एक गोल्ड चीन उठाई और कहा, मुझे ये पसंद है। दुकानदार अंकल ने इस चीन को तौला और हमें कीमत बताई, जो कि मेरे अंदाजे से कम ही थी। मैंने वो चीन पैक करवाई और अंकल को कहा कि अंगूठियां दिखा दें, और उन्होंने अंगूठियां दिखाएं। अब की बार मैंने एक अंगूठी उठाई और फरवा की तरफ इशारा किया तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ को देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा और एक लम्हे के लिए मुझे आंखों के सामने हुना के पतले हाथ और कमजोर अंगलियां नजर आईं और दूसरी तरफ फरवा के मोटे खूबसूरत हाथ और मखरूती अंगलियां। मैंने उसका नर्म व नाजुक हाथ पकड़ा और उसको अंगूठी पहना दी। इसके चेहरे पे शर्म के तासरात थे। अंकल ने ये देखा तो बोले, माशाअल्लाह बेटी बहुत प्यारी है, ये जो भी पहने इस पर खुल उठता है। फरवा शर्माकर हंस पड़ी और मैंने अंगूठी और चीन की कीमत अदा की और हम दुकान से निकल आए। दुकान से निकलते ही फरवा ने मुझे फिर कहा, भाई बदतमीज, बताया क्यों नहीं कि हम बहन भाई हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, यार, अगर ख्याल में ही तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी बन रही हो तो उससे अच्छा और क्या होगा। सच में तो तुम हाथ भी नहीं लगाने देती हो। उसने थोड़ा संजीदा होने की कोशिश करते हुए कहा, कोई दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी
कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।